सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। पाक फौज के सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने गुज़िश्ता दिनों ताजिरों और सरमायाकारों से मुलाकातें की हैं। तवील दौरानिये की मुलाकातें लाहौर और कराची में की गई हैं और इन मुलाकातों में मारूफ कारोबारी शख्सियात, ताजिरों और सरमायाकारों से आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ अमूर पर बराह रास्त बातचीत की है। आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में वाजे किया कि करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फौज करप्शन करने वालों के पीछे जाएगी। सिपा सालार ने डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि इस हवाले से मरबूत हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ईरानी तेल की कराची में फरोख्त से मुतालिक जो वहां मौजूद कोर कमांडर कराची को इस मामले पर बाकायदा वर्किंग करने की हिदायत भी कर दी और शुरका को यह यकीन दिलाया है कि ईरानी तेल की स्मगलिंग का सदेबाब किया जाएगा। अच्छा, आर्मी चीफ ने मुल्क की मुआशी हालात पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए ताजिरों और सरमायाकारों को यकीन भी दिलाया कि वो जल्द मुल्क के मुआशी हालात को बदलने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, आर्मी चीफ ने कहा है कि अरब ममालिक से भारी सरमायाकारी पाकिस्तान लाने की कोशिश करेंगे और इस हवाले से आर्मी चीफ ने यह भी कहा था कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू हुई है। उन्होंने सऊदी अरब को पाकिस्तान में ज़राअत, सनत और मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की दावत दी है। इसी तरह का जो प्रोग्राम है मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ भी ज़ेरे गौर आया है। सिपा सालार कतर और कुवैत से भी अच्छी सरमायाकारी के लिए पुरउम्मीद हैं और इन मुलाकातों में आर्मी चीफ ने वाज़े किया है कि IMF का प्रोग्राम बेहद मुश्किल है और कोई भी फैसला लेने से पहले हमें IMF की जानिब देखना पड़ता है। कराची की मीटिंग में आर्मी चीफ से जब ज़मीनों पर कब्ज़े, भत्ताखोरी, डॉलर्स की स्मगलिंग और हवाला हुंडी के ज़रिए रकूम की तरसील से मुतालिक शिकवे किए गए तो उन्होंने कराची वाला जो सिस्टम की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया और कहा कि कराची वाला सिस्टम किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आर्मी चीफ ने अपने अफसरान से इससे मुतालिक फॉलोअप मीटिंग्स और मरबूत हिकमत अमली की हिदायत भी दे दी हैं। इन मुलाकातों में आर्मी चीफ ने सियासत पर भी बात की और उन्होंने कहा कि मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातों के अंदर करप्ट और बदउनवान अनासर हैं। आर्मी चीफ ने चंद नाम भी लिए और कहा कि ये लोग पाकिस्तान से ज़्यादा अपने ज़ाती मुफादात के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी और तमाम शवाहिद और सबूतों के साथ उनका मुहासबा भी किया जाएगा। अच्छा, आर्मी चीफ की इन मुलाकातों और इनमें होने वाली गुफ्तगू समेत दीगर जो अहम मामलात हैं उन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार बोल न्यूज़ से नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साबिक सदर ज़ुबैर मोतीवाला भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूँगी नज़ीर लगारी साहब, ये जो आर्मी चीफ ने जो ताजिरों और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ाने के लिए उनसे मुलाकातें की हैं, उन्हें माशी हालात की जो संगीनी है यकीनी तौर पे इसका एहसास है, लेकिन नज़ीर लगारी साहब, मामलात इस नहज तक आए कैसे? ज़ाहिर मामलात इस हद तक पहुँच चुके हैं कि आर्मी चीफ को इस पर बात करना पड़ी है, इसलिए कि आपने खुद देखा कि IMF की शराइत के बाद पेट्रोल 300 से ऊपर चला गया है और 310 रुपये के करीब तकरीबन हो गया है और डॉलर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर छलांगे मार रहा है और इसके अलावा मईशत की हालत बहुत बुरी है। हमारा अब तक का, मैं बिल्कुल जनाब जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब की इंटेंशंस पर, उनकी नीयत पर मैं बिल्कुल ना तो कोई शक करता हूँ ना कोई सवाल करता हूँ, लेकिन माजी हमारा ये बताता है कि जो 70 साल में एहतसाब हुआ या एहतसाब करने की कोशिश की गई, उन कोशिशों में या तो नाकामी हुई है बिलमू या फिर वो उसका रुख मोड़ दिया गया है। पहला एहतसाब तो कैद आज़म के साथियों का हुआ था और एहतसाब करने वाले खुद काबिल मुआखज़ा थे। उसके बाद जो है जनरल अयूब खान ने एहतसाब किया और उन्होंने हुसैन शहीद सोहरवर्दी और ऐसे दीगर बड़े लोगों का एहतसाब किया जिनका एहतसाब करने के वो खुद इस काबिल नहीं थे और हुसैन शहीद सोहरवर्दी कभी भी ऐसी शख्सियत नहीं थे जिनके बारे में, जिनकी इंटीग्रिटी के बारे में और जिनकी दयानत के बारे में कोई सवाल पैदा होता।
और फिर याहिया खान के दौर में कुछ 313 अफसरान, बल्कि इससे ज्यादा अफसरान को निकाला गया और एहतसाब का अमल हुआ, लेकिन फिर उससे नतीजा। अच्छा लगारी साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जुबैर मोतीवाला साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, तो मैं ज़रा उनसे जानना चाहूँगी, वो मुलाकात में शरीक भी थे जिन ताजिरों से, सरमायाकारों से मुलाकात हुई आर्मी चीफ साहब की। तो जुबैर मोतीवाला साहब, आप तो चूँकि उस मुलाकात में मौजूद भी थे, तो जो बिज़नेस कम्यूनिटी है उसको क्या मैसेज दिया गया, और ये जो इस मुलाकात के क्या जो आपको लगता है खातिर ख्वाह नताइज बरामद होंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जो चीफ साहब आए थे, फिर आज जो उसकी फॉलो अप मीटिंग के अंदर जितने भी SIFC के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो गैस एनर्जी हो, चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर हो, चाहे IT हो, सबकी डिफरेंट अलग अलग प्रेजेंटेशंस आज हमको दी उन्होंने। और हम ये समझते हैं कि ये जो इतना इनका इंटरेस्ट लेना और फौज का स्पॉन्सरशिप करना, पैट्रनाइज करना, आई थिंक एक खुशगवार चीज़ है। हम चूंकि लोग जो है समझते हैं कि ये लॉन्ग टर्म होगा। फिर इसके बाद उन्होंने ये बात की कि सारा कॉन्स्टिट्यूशनली कवर्ड है और इसके अंदर कोई चैलेंजेस इसके अंदर कोई नहीं हो सकता, और लोग आके जो है उसकी जो है आप उसकी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। आई थिंक के जो ये 2 मीटिंगों से मेरा जो तज्जिया है वो ये है कि दिस इज एक्चुअली कि अब कोई हम समझेंगे एक फ्रेश हवा का झोंका है, जो हमने बहुत दिनों बाद, एक डिप्रेस्ड हालात थे, कभी रुपी टूट रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, एलसीआई नहीं खुल रही, इंपोर्टेशन में प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट के अंदर डाउन जा रही है एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें ये जो बातें हैं जिसमें कि 50 बिलियन और 100 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी की जब बात होती है, जिससे तो मुल्क का एक कॉम्प्लेक्शन ही चेंज हो जाएगा, तो मुल्क का एक डायरेक्शन चेंज हो गया, मुल्क का देखने का सिलसिला चेंज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैंने देखी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हम सारों से जितने पिछले 5 हैं सबसे हमने मिले हैं और मुलाकात होती रहती है, लेकिन इसमें जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी जनरल साहब की, वो ये थी कि हम समझते हैं पॉजिटिव है, होमवर्क करके आए, और होमवर्क करके और आए, उनके पास हर सवाल का जवाब था और वो प्रिपेयर्ड आए थे, और ये तमाम बिजनेस के पहलू को वो समझ कर किस तरह से होगा, क्या होगा, वो उसको करके वो आए थे। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करेगा कि पाकिस्तान सही से की तरफ नामजद होगा, और हमारे जो मसाइल हैं एनर्जी के हवाले से, डॉलर डेफिसिट के हवाले से, बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से, इनके अंदर अगले आने वाले सालों में, साल 2 साल 3 साल में काफ़ी बेहतरी आएगी, क्योंकि इसमें एक आइटम जो IT जो है जिसके पर तवज्जो दे रहे हैं वो क्विक फिक्स है, उससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड, और लोगों को मेरा पैगाम है कि ये जो डायरेक्शन है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लिया है, ये बड़ा इनकरेजिंग है, और मेरा ख्याल है कि it will bring Pakistan to a level where we all want to look at. और जुबैर साहब, जितनी भी वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी थी, आप समेत जो ताजिर थे, सरमायाकार थे, उन्होंने जितने भी मसाइल हैं उनकी भी खुलकर निशानदेही की, तमाम मसाइल को एड्रेस किया गया और आइडियाज़ को बड़ा खुलकर शेयर किया गया। बिल्कुल, हर एक आदमी को, यानी उन्होंने वो 4 घंटे बैठे हैं, 5 घंटे, और किसी एक आदमी को भी ये तशनगी नहीं रही कि मुझे चांस नहीं मिला बोलने का। एवरीबडी स्पोक एंड जनरल साहब वाज सिटिंग पेशेंटली, यानी अगर 40 लोग थे तो 41 लोगों ने बात की, मतलब इसमें कोई ऐसा बात नहीं थी, वन बाय वन एवरीबडी टॉक्ड, और उसके बाद उन्होंने पेशेंटली सुना, हर चीज उन्होंने वो करके सुनी, तो देयर वाज नथिंग, तो उसके अंदर कोई इसमें किसी किस्म की तशनगी नहीं, और हम सारे जो है ना बिल्कुल सेटिस्फाइड होके निकले। और इसके बाद जब इन्हें देख लें, उनकी सीरियसनेस का अंदाजा इस बात से कर लें कि 2 दिन के बाद फॉलो अप मीटिंग होगी, तो ये जो है ना दिस इज खुशाइन है, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने जुबैर मोतीवाला साहब को भी सुना और नज़ीर लगारी साहब को भी सुना, तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये बड़ी एक खुश आइन बात है उनकी मुलाकात सरमायाकारों से, आर्मी चीफ साहब की, और ये जितने भी ताजिर बिरादरी, बिजनेस कम्युनिटी, और जिस तरह के जुबैर मोतीवाला साहब बता रहे हैं कि सबको बोलने का मौका मिला। अगर 40 लोग हैं तो 41 लोगों ने बात की होगी, और बड़ा खुलकर बात की, तमाम आइडियाज़ को भी शेयर किया, जो मसाइल है उनकी निशानदेही की। मुझे लगता है कि जो मसाइल हैं अगर उनको समझ लिया जाए तो उसका हल भी निकाला जा सकता है। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि अगर आप सवाल को समझ लें तो सवाल को समझने में आधा जवाब होता है। हम अक्सर सवाल को ही नहीं समझ पा रहे होते, तभी जवाब भी नहीं दे पा रहे होते हैं। क्या कहेंगे, आपको क्या उम्मीदें हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने दोनों हजरात की बहुत गौर से गुफ्तगू सुनी, और मुझे ये याद पड़ता है कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इकनॉमिक कमेटी का सरबराह लगाया पिछली हुकूमत ने, तो मोर और लेस बातें सारी, मैं अगर आप अपने पुराने टीवी के रिकॉर्ड निकाल लें तो मेरा नहीं ख्याल के अल्फाज में कोई ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा। और फिर इसी तरीके से जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में
होगी, आपको ऐसा ही मिलेगा। बहरहाल ये एक अलहदा बात है। असल बात है कि जो हमारा पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन जैसे अभी जुबैर साहब हैं या दीगर हैं, ये तो पहले टैक्स पेयर हैं और हर चीज़ मौजूद है। लेकिन जो रिटेलर है हमारा, जिसको अभी तक तो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के अंदर ही मेंबर नहीं समझा जाता, वो किधर? एक पान वाला भी 1 लाख रुपए का अगर उसकी अच्छी जगह पे कहीं लेट से के लिबर्टी लाहौर में या उसका कराची के किसी अहम जगह के ऊपर लगा हुआ है, तो वो कितना पैसा बना रहा है, तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन उसको तो बिजनेस मैन ही नहीं कंसिडर किया जाता, उसको किसी चेंबर का मेंबर ही नहीं बनाया जाता। अब ये एक बहुत बड़ी तादाद है, पाकिस्तान में सबसे बड़ी तादाद। दूसरी तरफ बात यह है कि मेरा ख्याल है कि उन लोगों से भी मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि वही तमाम लोग, मैं समझता हूं कि बिकमिंग विक्टिम ऑफ आवर ओन सेल्फ जेनरेटेड प्रोपेगेंडा हमें नहीं बनना चाहिए। हमें हालात यकीनन, क्योंकि इस टाइम पे जो अगर आप आईटी की बात करें, आईटी के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि आईटी का बिजनेस तो पहले भी था 9/11 से पहले और बहुत अच्छा ब्लॉसम पे चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका ने वो तमाम बिजनेस शिफ्ट कर दिया, सिलिकॉन वैली इंडिया को दे दिया, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि पाकिस्तान का वो बिजनेस चला गया। आईटी का बिजनेस करने के लिए क्या यूरोपियन ममालिक, क्या अमेरिका आपके साथ कोई एग्रीमेंट करने के मूड में है? और अगर है तो फिर आईटी का बिजनेस जो है वो ब्लॉसम पे आएगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ फायदा अभी तक ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ है आपके ये सऊदी अरब को, आपको याद है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो वो 22 बिलियन का वो एक रिफाइनरी का वो काम करना चाहते थे, और उनको जो है वो ना जमीन दी गई और ना उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई। वो एमओयू भी साइन हुआ था लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। अभी मसला यहाँ ये है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बाइंडिंग है। आर्मी चीफ और उनकी टीम इंतहाई अच्छे माजी में भी रहे हैं और अब वाले भी बेहतरीन है, क्योंकि मैं एक फौजी बैकग्राउंड से जानता हूँ, मेरा घराना है, और मुझे पता है कि जितने अच्छे लोग और कॉम्पिटेंट लोग और ईमानदार लोग इस टाइम पे मौजूद हैं, वो यकीनन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए। लेकिन हर आदमी को अपने एम्बिट में काम करना है। आप इससे अंदाजा करें कि सिविल डिफेंस और लोगों के हवाले से जो मुख्तलिफ इदारे हुकूमत पाकिस्तान ने बनाए में जो पिछले 76 साल से तनख्वाहें ले रहे हैं, एक बटग्राम के अंदर डोली का वाकया हो गया तो फौज वाकई जो है बचाना पड़ गया। वो लोग जो तनख्वाहें और मुराद ले रहे थे वो कहाँ चले गए? इसका मतलब है कि आपका सिस्टम करप्ट हो चुका है टू द कोर। अब मसला यहाँ ये है कि अगर हर काम अफवाज पाकिस्तान के जुमरे में डाल दिया जाएगा, और ये भी देखें ना कि जो टैक्स चोर है वो कौन है, जो मनी का काम करते हैं, करेंसी का कारोबार करते हैं, आप करती हैं या मैं करता हूँ? हम तो नहीं करते। फिर जो लोग करते हैं वही सारे ये काम कर रहे हैं ना। इसका मतलब है जो पाकिस्तान को नुकसानात हो रहे हैं वो हवाला हुंडी के कारोबार से हो रहे हैं, और वो कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, ये हमें गौर करना पड़ेगा। खनानी एंड कालिया की मिसाल आपके सामने मौजूद है माजी के अंदर। इसी तरीके से दर्जनों मिसालें मैं अभी दे सकता हूँ। लेकिन हमें ये देखना है कि अफवाज पाकिस्तान जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन क्या दूसरे इदारे और हमारे अवाम और अशराफिया क्या उनके साथ इस मिशन में साथ हैं? यकीन मानिए कि अगर इस तरह से कुछ काम हो गए, मैं एक छोटी सी बात करूंगा कि आप अगर ईरान ऑयल, गैस और बिजली का, गैस का तो ऑलरेडी मुआहदा हुआ है, तो बिजली जो है वो 105 मेगावाट आप ले रहे हैं, आप अगर ऑयल भी उनका जो है लीगलाइज कर दें तो नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान को डॉलर के अंदर पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बार्टर ट्रेड है और वो तकरीबन 20 बिलियन डॉलर का है। और अगर आप 20 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो तकरीबन यूरोप और अमेरिका के साथ मिलके जो आपका एक्सपोर्ट है वो 15 बिलियन डॉलर बनता है। उससे भी 5 बिलियन आप ऊपर चले जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि डॉलर में पेमेंट ऑयल की नहीं करनी पड़ेगी, जिससे पाकिस्तान का डॉलर पाकिस्तान में रहेगा, लोगों को उनकी एलसीआं खोलने में, उनके मामलात सीधे करने में जो है वो फायदा होगा। और डॉलर जो है वो एक हफ्ते में, जुबैर साहब बड़े समझदार आदमी हैं, लगारी साहब बैठे हैं, पूछें अगर वो डॉलर पाकिस्तान में रह गया तो 100 रुपया डॉलर अगर एक हफ्ते में ना नीचे आ गया, आप मुझसे पूछिएगा। ये तमाम मसनूई मामलात बनाए गए हैं, इतनी हालत बुरी नहीं है। अब पाकिस्तान के पास मिनरल्स हैं, लेकिन मिनरल्स किस कीमत के ऊपर जा रहे हैं, किस कीमत के ऊपर फरोख्त हो रहे हैं? क्या हमारे पास वो इंडस्ट्री मौजूद है, वो हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है जो बता सकता है कि ये देखिए ना, अभी 35% जिसके अंदर क्रोमाइट है
उसकी कीमत भी वही है, और जिसमें 59% है वो भी डंपर वही कीमत दे जा रहा है। तो ये तो जमीन आसमान का फर्क है। आपके पास 3 रुपए किलो सलीका जा रहा है, आपका जो है वो $1000 कॉपर जा रहा है डंपर के हिसाब से। तो ये जो $10,000 का डंपर है, तो उसको आप सेग्रीगेट कैसे करेंगे, कैसे उसको आप नजर लाएंगे? और फिर ये IMF और वर्ल्ड बैंक का जो जनरल आसिम साहब ने बात कही है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये जो अभी कोई भी आप माहिर मईशत बुला लें, वो बता दें कि अगर हम जिस तरह से चल रहे हैं 50 साल में भी हम क्या कर्जे वापस कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। हमें मॉरेटोरियम लेना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि हम 10 साल 15 साल हमारे पैसे फ्रीज कर दें। हम पैसे नहीं अदा कर सकते, जब हमारे पास होंगे तब हम देंगे। अब सऊदी अरब की बात सुन लें। सऊदी अरब ने 20 जनवरी 2023 को डेवोस कॉन्फ्रेंस में जो इकोनॉमिक उसके ऊपर हुई थी, उसके अंदर बड़ा वाजे बोला था, और पाकिस्तान और इजिप्ट का नाम लेके बोला गया था कि आइंदा जो भी कर्राजात होंगे वो हम IMF और वर्ल्ड बैंक के जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं और उनके साथ मशावरत के बाद अदा करेंगे। अब पाकिस्तान फौज एक वाहिद है जो गारंटर के तौर पर काम कर सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ चीफ जो होते हैं वो 3 साल के लिए आते हैं, अगर उनको एक्सटेंशन ना मिले, और उसके अंदर अगर हम मौजूदा आर्मी चीफ का टाइम निकालें तो तकरीबन उनका जो है वो नवंबर के अंदर इंशाअल्लाह ताला 1 साल मुकम्मल होगा। मैं समझता हूँ चैलेंज बहुत बड़ा है। चीफ साहब को पूरी पाकिस्तानी कौम की सपोर्ट हासिल है, लेकिन जो हमारी अशराफिया है जो हमेशा से पाकिस्तान के हवाले से मेरे ख्याल में एक ऐसे खेल में मुलविस हो जाती है जहां वो वेलकम तो बड़ा करती है, लेकिन जब आपको फंसाती है तो उस जगह पे लेके जाती है जहां फिर आपके पास पीछे मुड़ने के लिए जगह नहीं होती। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी इस टाइम पे जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ग्रेव हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर ख़राब हो रही है तो वो जो इकोनॉमिक के इदारे मौजूद हैं जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए बनाए गए हैं, जो तनख्वाहें ले रहे हैं, वो किधर हैं, उनको सजा क्यों नहीं मिल रही? और उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी पाकिस्तानी कौम जो है वो उसकी तसल्ली और तशफ़ी नहीं। ठीक है जी, लगारी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। लगारी साहब, बिज़नेस के लिए जो हम साजगार माहौल की अगर बात करें तो उसकी फरहमी सियासी हुकूमतों का काम होता है, तो फिर क्या ये समझा जाए लगारी साहब कि सियासी जमातें डिलीवर करने में सीधी सीधी नाकाम हो गई हैं? पहली बात तो ये है कि जो कुछ अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा है, मैं अक्सर इनकी गुफ्तगू सुनता हूँ, बहुत सी चीज़ों से इत्तेफाक करता हूँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे मुझे इख्तिलाफ भी होता है, लेकिन आज जो इन्होंने गुफ्तगू किया मैं 100% बल्कि 110%, 120%, 200% में उनसे इत्तेफाक करता हूँ एक एक बात से जो उन्होंने की है। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिनका मैं इजहार करना चाहता था, उन्हें बहुत खुले वाज़े तौर पर उनका इजहार किया है और बिल्कुल वजह तौर पर ठीक गुफ्तगू की है, और मैं उनकी हर बात की तईद करता हूँ। और उसके अलावा बात यह है कि पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को भी सामने रखा जाए, पाकिस्तान के मारूजी हालात को भी सामने रखा जाए। जो आपके खिलाफ बाहर कहीं भी, जरूरी नहीं है कि मशरिक में या मगरिब में या इधर या उधर, कहीं भी अगर कोई साजिशें होती हैं, अगर कोई आपके वजूद के खिलाफ है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, तो वो अपना काम करने से बाज नहीं आएगा, वो आपको तंग जरूर करेगा। फिर आपने इंटरनली जो पॉलिटिकल अशराफिया तश्कील दी है, जिनको पाल पोस कर आपने बड़ा किया है और जिनको इतनी ज़्यादा डील और ढील होती रही है, जिनके साथ बहुत ज़्यादा मामलात बहुत आराम से किए जाते रहे हैं, वो आप इसका बोझ उठाने के कितना काबिल हैं? एहसाब का अमल, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि एहसाब का अमल पिछले 70 साल से हो रहा है। सिंध में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वजीर आला पाकिस्तान बनने के बाद फारिग होते रहे कि जनाब ये तो नाअहल हैं, करप्ट हैं, और करप्ट ही कहकर किया गया, और फिर जब आखिरी को हटा दिया गया तो फिर पहले वाले को दोबारा ले आए। तो ये तरीक़ाकार तो होता रहा है। ये लोग पाकिस्तान में सियासत में रहे हैं और सियासत में मौजूद हैं। क्या आप इनको वजूद से पाकिस्तान को खाली कर सकते हैं या आप पाकिस्तान में क्लीन कर सकते हैं? पहले तय करना पड़ेगा कि जनाब हमने इनको कितना इनके साथ चलना है या इनका विजन क्या है, हम जानने। जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब। बाकी दोनों मेहमान मौजूद रहेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। नज़ीर लगारी साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। नज़ीर लगारी साहब, पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा वाज़े दो टोक एक मतलब अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया कि जी इंतखाबात जो हैं वो जो वक्त है उसके उससे 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। अभी जो हल्का बंदियों का मामला है वो भी आपके सामने है। फिर हम देख रहे हैं जी कामरान टिसूरी साहब की जब नवाज शरीफ साहब से लंदन में मुलाकात होती है, उसके बाद भी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरें गर्दिश करने लगती हैं। PMLN और पीपल्स पार्टी जो पिछले 16 महीने हमने हुकूमत देखी, 13 जमातें जो मिलकर हुकूमत करती रही, उसमें जो सबसे बड़ी 2 जमातें हैं